हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम अमरीश मिश्रा जी से बात कर रहे हैं। अमरीश मिश्रा जी जाने पहचाने राइटर और इनकलाबी किस्म के एनालिस्ट, और उनका चैनल है अमरीश मिश्रा स्पीक्स वाइवा पैलेस्टाइन। उसे आप अक्सर देखते हैं। उनके वीडियो देखने के लिए उनके चैनल पर जा सकते हैं, अगर आप में से कोई उनका अभी सब्सक्राइबर नहीं है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम इसलिए है कि ट्रंप ने एक बार ये फिर कहा है कि अब बहुत जल्दी हमास के साथ मामला तय होने वाले हैं, जंगबंदी होने वाली है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने सभी मुस्लिम मुल्कों से खासतौर पर कहा है कि इजराइल से पूरी तरह से ताल्लुकात खत्म कर दो और पाबंदियां लगाओ उस पर, क्योंकि जुल्म मुसलसल बढ़ता जा रहा है। अंदर से जो इजराइल से खबर आ रही है वो ये कि नेतन्याहू की मर्जी के खिलाफ जो कुछ वो पब्लिक में बोल रहे हैं उसके खिलाफ कुछ प्रपोजल गए हैं हमास के साथ मामला हल करने के लिए, जंगबंदी करने के लिए। आखिर क्या है ऐसा कि अब वो नेतन्याहू को भी इग्नोर किए जाने का सिलसिला कहीं शुरू हुआ है इजराइल की हुकूमत में? आखिर जो वहां पर प्रोटेस्ट मुसलसल हो रहे हैं, जो इस हद तक कहा गया, एक हॉस्टेज की मां ने यह कहा कि ये यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन है नेतन्याहू के बारे में। क्या कुछ हो रहा है, जीत कहां है, हार कहां है, ये सब अच्छे से समझने की हम कोशिश करेंगे। और वो एक सवाल, मिलियन डॉलर सवाल अभी भी बाकी है कि क्या ईरान पर फिर हमला होगा, क्या इजराइल फिर हमला करेगा, और इस बार अगर हुआ तो इसका नतीजा क्या होगा। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। क्या कुछ है, क्या आपको इस बार ट्रंप के बयान पर कुछ यकीन आ रहा है? वो ये कह रहे हैं कि साहब अब बहुत जल्दी होने वाला है, जंगबंदी होने वाली है। और इजराइल के अंदर से जो इशारा मिल रहा है कि नेतन्याहू की सोच के अलावा भी कुछ हुकूमत की तरफ से कहा गया। क्या कुछ हो सकता है इस बार? देखिए, ट्रंप ने जो कहा है वो तो एक ट्रंप पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इस बार संदर्भ दूसरा है। संदर्भ यह है कि जो गाजा सिटी, गाजा की बात मैं नहीं करूं, गाजा सिटी में जो ग्राउंड ऑफेंसिव इजराइल चलाने की बात कर रहा है 15 अगस्त से, मतलब 4 अगस्त को लगभग गिडियन चैरियट्स 1 खत्म हुआ था। और दूसरा जो अभियान उन्होंने शुरू किया था कि गाजा सिटी को हम ऑक्यूपाई करेंगे, और फिर वो धीरे धीरे गाजा को के मिलिट्री ऑक्यूपेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। और ये पिछले कई प्रोग्राम में इस पे बात हो चुकी है। अब गिडियन चैरियट्स 2 इस अभियान को नाम दिया गया। अब गिडियन चैरियट्स 1 तो फेल कर गया ऑफिशियली, क्योंकि इजराइल ने एडमिट कर लिया, और उसके खिलाफ हमास ने शुरू किया था डेविड स्टोन। और गिडियन चैरियट्स 2 जो शुरू हुआ है उसके खिलाफ हमास ने शुरू किया मोजेस रॉड ऑपरेशन, मूसा का सोटा एक तरह से। तो अच्छा, अब मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि 15 अगस्त से कोशिश हो रही है, अभी तक गाजा सिटी का इन्वेजन शुरू ही नहीं हो पाया है, क्योंकि 60,000 रिजर्व सोल्जर्स वो मोबिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो इक्विपमेंट है, बुलडोजर्स हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिकल जो इश्यूज हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आईडीएफ के सैनिक चाहते नहीं लड़ना। अब इस हद तक बात पहुंच गई है कि वो लोग अब झूठी रिपोर्ट लगाने लगे हैं कि जैसे अगर कहा गया कि 10 लोगों की पेट्रोल जाएगी गाजा के एक हिस्से में, तो 2 लोग जाते हैं, वो भी कुछ दूर जाके लौट आते हैं और लिख दिया जाता है कि 10 लोग चले गए। यानी प्लेटून लेवल कमांडर्स जो हैं, प्लेटून लेवल ऑफिसर्स, वो अपने सीनियर ऑफिसर्स से झूठ बोलने लगे। तो ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो हमको दिखाई पड़ा था वियतनाम वॉर के समय, जब ऐसे ही वियतनाम वॉर में भी अमेरिकन सेना अंदर से टूटने लगी थी। वहां तो हत्याएं शुरू हो गई थी, यहां भी हत्याएं शुरू हो गई हैं। अभी एक इंसिडेंट हुआ करीब 4-5 दिन पहले, जिसमें गाजा के अंदर जो गाजा और मतलब गाजा के अंदर और गाजा बॉर्डर पे जो बैरक्स, थोड़े बहुत एक अस्थाई बैरक्स बनाए हुए हैं आईडीएफ ने, उसके वॉच टावर में से एक जो गार्ड करता है उसने एक गोली चलाई, उससे एक इजरायली सोल्जर मारा गया। वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, उसने गोली चलाई, उसने ऐसे ही उसको कुछ था, उसने गोली चला दी, एक इजरायली उसमें सोल्जर या ऑफिसर मारा गया।
और फिर वो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। अब ऐसी घटनाएं जो वियतनाम वॉर के समय इनको फ्रैगिंग कहा जाता था। फ्रैगिंग मतलब जब जो सैनिक हैं अपने अफसरों को मारते थे, जान से मार देते और वो अपना फ्री हो जाते थे उसके बाद। मतलब उनको ये था कि हमें लड़ना नहीं है, हम अपना टाइम यहाँ पर है, हम अपना टाइम। अब आईडीएफ में ये खतरनाक स्थिति पैदा होगी। उधर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आज ही का बयान है कि जितना भी ऑपोजिशन है, वो इवोगोर लीबरमैन है, यार लापेड हैं, बेनी गैंट्स हैं, यार गोलान हैं, और नफ्तली बेनेट हैं, ये सब पुराने बड़े बड़े नाम है। कभी कोई डिफेंस मिनिस्टर था, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर था। ये सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं नेतन्याहू की सरकार गिराने के लिए। अच्छा, बात देखिए कितनी अजीब है कि जो मतलब इजराइल जैसा स्टेट, जो कि एक स्टेट माना जाता था, असलियत में वो तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसकी सेना ही नहीं लड़ रही है। सेना ऑफेंसिव ही नहीं लॉन्च कर रही, इतने दिन हो गए। और वो और उधर हमास जो है वो लगातार मार रहा है। आज फिर सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ, कल हुआ था। यमन ने जो कल मार की है, तो यमन ने बेन गुरियन एयरपोर्ट डिसेबल किया था। अब रेमोन एयरपोर्ट जो कि इलियाद पोर्ट के पास है, और इलियाद पोर्ट पहले ही यमन बर्बाद कर चुका है, जो साउथ इसराइल का मेन पोर्ट है। और रेमोन जो हवाई अड्डा है वो साउथ इसराइल का मेन हवाई अड्डा है। तेल अवीव समझ लीजिए नॉर्थ और सेंट्रल इसराइल का है। तो रेमोन जो एयरपोर्ट पे कल हम इसकी फिलिस्तीन की स्ट्राइक हुई, वो मिसाइल से नहीं हुई बल्कि ड्रोन से हुई। और वो ड्रोन ऐसा था जिसको इजरायली एयर डिफेंस इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। रेमोन में जाके वो लगा है, और उससे उसमें आठ आठ इजरायली घायल हुए हैं। अभी हमेशा घायलों की बात करते हैं, तो चलिए मान लेते हैं 8 इजरायली घायल हुए हैं। बड़ा नुकसान हुआ है बहुत। अच्छा, इलाद जो पोर्ट है, वो सेकेंडरी पोर्ट है हाइफा के बाद, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। 70% बिजनेस उसमें खत्म हो चुकी है। तो रेमोन एयरपोर्ट पे भी मार दिया, वो भी बंद हो गया है। अब यहां पर देखिए, साउथ इसराइल का बड़ा हिस्सा नॉर्थ इसराइल से लगभग कट सा गया है आर्थिक रूप से। उसके बाद आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, प्रेसिडेंट ट्रंप को ये लग रहा है कि नेतन्याहू ने जो कहा था वो डिलीवर नहीं किया। नेतन्याहू ने शायद उनसे ये कहा था कि जो हमने संधि तोड़ी 17 मार्च 2025 को, जो संधि तोड़ी, फिर गिडियन चैरियट्स 1 शुरू किया, उसके बाद उसमें और फिर गिडियन चैरियट 2 हम शुरू करने जा रहे हैं, और फिलिस्तीनियों के बड़े हिस्से को हम नॉर्थ और सेंट्रल गाजा से साउथ गाजा की तरफ हम डिस्प्लेस कर देंगे, और साउथ गाजा से उनको फिर हम फिलाडेल्फिया एक्सेस के माध्यम से इजिप्ट में ढकेल देंगे या कहीं भी ढकेल देंगे। वो तो बिल्कुल फुस हो गया, क्योंकि अभी आप देखिए गाजा सिटी जो है वो नॉर्थ और सेंट्रल गाजा के बीच में है। अच्छा, यही अभियान इन्होंने 19 जनवरी के पहले चलाया था। 19 जनवरी 2025 को जो संधि हुई थी उसके पहले चलाया था। 1.5 महीना चला, जिसको जनरल प्लान कहा जाता था, जिसमें यह था कि नॉर्थ गाजा में से लोगों को डिसरप्ट कराएंगे। तो नॉर्थ गाजा में से डिसरप्ट तो लोग हुए नहीं, वो प्लान ही फेल हो गया। फिर संधि हुई 19 जनवरी की, फिर संधि तोड़ी गई, और अभी ये हुआ कि गाजा सिटी के अंदर जो नॉर्थ में फिर से लोग आ गए हैं, उनको हम साउथ भेजेंगे। ये कितनी बार हो चुका है, ये अब इसमें गिनना भी मुश्किल है। अब सवाल यहां पर यह है कि उधर इजिप्ट जो है, वो उसको लग रहा है कि इजराइल का ऐसा प्लान है, तो सिनाई में इजिप्ट ने अपना मिलिट्री बिल्डअप, अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री बिल्डअप कर दिया है। मतलब इस तरह का मिलिट्री बिल्डअप है वो कि और इजिप्ट की सबसे बड़ी सेना है सारे अरब देशों में। तो इजिप्ट ने जो मिलिट्री बिल्डअप किया है वो इतना बड़ा है कि वो बिल्कुल जैसे लग रहा है कि वॉर एक्सरसाइज है। तो इसराइल के साथ, तो इसराइल को वो भी एक खतरा है। आईडीएफ यही कह रहा है। इयाल जमीर जो उनके आईडीएफ के चीफ है, उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि देखिए, हम जाएंगे वहां, हमसे कहा जा रहा है कि 75% गाजा ऑक्यूपाई कर लो, शुरुआत हम गाजा सिटी से करेंगे, अल जैतून वगैरह जाए, लेकिन इस पूरे उसमें हमें क्या 20 लाख फिलिस्तीनियों को खाना पीना देना होगा, सेना की जिम्मेदारी ये कैसे हो सकती है। फिर सबसे जो बड़ी बात उन्होंने सवाल उठाया कि जो इजराइल का लीगल स्ट्रक्चर है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर कमांडर इन चीफ नहीं होता है सेना का, उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन अगर जो जो सेना को एट्रोसिटीज करनी पड़ेगी, जो फिलिस्तीनी सिविलियंस को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। उसमें अगर कल को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ढूंढ ढूंढ के हमारे सैनिकों के ऊपर केसेस होंगे, जो कि हो रहे हैं, जो कि अभी अभी कल ही की बात है, रजब हिंद फाउंडेशन ने फिर से केस किया। कई इजरायली उसमें जो सोल्जर्स बाहर छुट्टी मनाने जाते हैं, कई जगह से भगाए गए। तो वो आईडीएफ का चीफ कह रहा है कि हमारे सैनिकों का लीगल
लीगल प्रोटेक्शन उनको क्या है। अभी कितनी मजेदार बात, वो कह रहा है कि लीगल प्रोटेक्शन क्या है, और लीगल प्रोटेक्शन दे सकती है अटॉर्नी जनरल ग्याला महारिब, और वो महिला, और वो नेतन्याहू के साथ परमानेंट लड़ाई में है, वही हैं जो उसके खिलाफ करप्शन के केसेस लाए थे। तो जो यहिया सिनवार ने सोचा था कि 7 अक्टूबर का एक ये भी मकसद था, बाकी जो फिलिस्तीन की आजादी और इजरायली सेना पे एक डिसाइसिव स्ट्रैटेजिक ब्लो मारना, फिर गाजा के अंदर इजरायली सेना को ले आना और फिर उसको दलदल में फंसा देना, उसके अलावा यहिया सिनवार का ये भी बहुत बड़ा गोल था कि इजरायली सोसाइटी के अंदर डिवीजन पैदा कर दो, वो उन्होंने कर दिया है। और इसको कई इजरायली लीडर्स ने कहा है कि यहिया सिनवार शहीद हो गए, लेकिन उनका मकसद कामयाब हो गया। ये देखिए महत्वपूर्ण बात है जी। अच्छा हाँ, इसमें एक बात और, ट्रम्प ट्रम्प वाली बात में, हाँ आप बताइए। ट्रम्प वाली बात यह है कि ट्रम्प को वही लग रहा है कि अब कोई नेतन्याहू से उम्मीद उसको नहीं है कि वो, क्योंकि ट्रम्प अभी भी सोच रहा था कि पता नहीं क्या कैसे ये लोग सोचते हैं, लेकिन सोच रहा था कि अभी भी रिवेरा वगैरह वहां बनाएंगे और कुछ, और उसका प्लान अभी देखिए कल परसों फिर से वो प्लान सर्कुलेट हो रहा है, जो टोनी ब्लेयर जैसे डिस्क्रेडिटेड आदमी और बोस्टन, ये जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, इसने मिलके एक प्लान बनाया है जिसमें ये हुआ है कि इतनी वहां पर सुविधाएं होंगी, इतने इंडस्ट्रीज बनेंगी, इतने जो होटल्स बनेंगे, 7 स्टार होटल बनेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, और वो पूरा जो है गाजा इस चीज में वो हो जाएगा। अब ये कितना अनरियल लग रहा है, बल्कि अनरियल ही नहीं, सर रियल लग रहा है कि जैसे कोई डिलूजनल, इसी को डिलूजन कहते हैं। उधर जेलेंस्की डिलूजनल है, और वो डिलूजनल है कि हम अभी भी रशिया से लड़ सकते हैं, जबकि ट्रम्प से लेके सब लोग कह रहे हैं कि तुम हार ही नहीं गए हो बल्कि चित्त हो गए हो। और इधर नेतन्याहू डिलूजनल है कि अभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और उसके साथ जो स्मोत्रिच और बेन गिवर है वो डिलूजनल है। लेकिन बाकी इजरायली सोसाइटी और बाकी इजरायली सिस्टम डिलूजनल नहीं है, क्योंकि इजराइल में देखिए उस तरह से जायनिस्ट है, वो फिलिस्तीनियों को नीचे रखना, उनको आजादी ना देना, उनको अधिकार ना देना, इस पे सब अग्रीड है, सब जायनिस्ट है, चाहे सेकुलर हो चाहे। लेकिन वो नेतन्याहू को कहते हैं कि ये बेसिकली जायनिज्म के प्रोजेक्ट को खत्म कर रहा है, उसीलिए कहा गया कि ये यहूदियों के विरोध में, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि इससे जो सबसे बड़ी बात हुई है इंटरनेशनल आइसोलेशन। और वहां पर देखिए गाजा फ्लोटेला चल निकली है, वो ग्रेटा थनबर्ग फिर आ गई है, इस बार 70 शिप्स आ रही हैं। 70 शिप को तुम क्या करो, तुम सबको मारोगे तो हो नहीं, जैसे 2011 में हुआ था। तुम अरेस्ट भी नहीं कर सकते इतने सारे लोगों को। इजराइल ने थ्रेटन किया है कि ग्रेटा थनबर्ग को हम टेरर चार्जेस में अरेस्ट करेंगे, करके दिखा दो, वो तो उसमें है। फिर जो बवाल होगा उसको देखना। उधर यूरोप का अपना एक अलग क्राइसिस चल रही है कि यूक्रेन में अगर हम इस तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं तो उनकी जनता कह रही है गाजा में क्यों नहीं कर रहे हो, तो फिलिस्तीनी स्टेट हम रिकग्नाइज करेंगे, उसको लेके एक अलग बहस चल रही। तो ये देखिए ओवरऑल पैलेस्टाइन का कॉज उसको फायदा हुआ है, आगे बढ़ा है। जो डिमांड थी नेतन्याहू की कि हमास डिसआर्म करे, वो डिमांड खत्म हो गई है। वो जब हम लोग लेबनान में बात करेंगे तो उसके बारे में भी है। तो ओवरऑल देखिए ये विक्ट्री है जी। देखिए आपने बताया कि ट्रंप की उम्मीद पर खरे नहीं उतर रहे नेतन्याहू, और उन्होंने शायद वादा किया हुआ था, और रिवेरा की बात अब भी कर रहे हैं। यह बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा, यहां तो रिवेरा की बात हो रही है, अभी बार बार जो है वो उस कहानी पर डिस्कस किया जाता है। उधर लेबनान से खबर आई है कि $10 अरब का हिजबुल्लाह ने प्लान अनाउंस कर दिया रिकंस्ट्रक्शन का, और उनसे वो हथियार छीनने की बात हो रही है। $10 अरब बहुत बड़ी रकम होती है, और वो एक ग्रुप है जिसे मिलिशिया या टेररिस्ट ग्रुप कह दिया जाता है, वो रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। और साउथ लेबनान में उसने बहुत ही चैरिटी के काम किए हैं। जो काम सरकार को करने थे वो उन्होंने किए हैं 2000 के बाद में। तो अभी ये इजराइल के अंदर डिवीजन हो गया सोसाइटी में, जो कुछ याह्या सिनवर चाहते थे। तो क्या वाकई इजराइल अब खात्मे की तरफ जा रहा है? क्या इस पर यकीन किया जा सकता है? आपकी अब क्या राय है? क्योंकि बहरहाल ये एक ऐसा अहम सवाल है जो इसके इजराइल के हमदर्द हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा सवाल है, जो इजराइल के खिलाफ है उनके लिए भी ये बड़ा सवाल है। आपको अब क्या लगता है? नहीं, आप देखिए ना सिचुएशन क्या है। इजराइल खात्मे की तरफ एज अ नेशन जो 1948 में बना,
अब तो उस पर भी सवाल उठ रहा है। खुद इजरायली कह रहे हैं कि 1948 में हमारी तथाकथित वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, और अभी जो हो रही है वो वॉर ऑफ एनिलेशन हो रही है। एनिलेशन नॉट ऑफ पैलेस्टीनियंस बट एनिलेशन ऑफ इजराइल। ये लोग कह रहे हैं। और दूसरी बात, हारेज जैसे अखबार क्या लिख रहे हैं, वो ये लिख रहे हैं कि हैज नेतन्याहू बिसीज्ड गाजा और हैज गाजा बिसीज्ड इजराइल। अब इसका क्या मतलब है? वो ये कह रहे हैं गाजा ने इजराइल को कैद कर दिया है, एक कैद में डाल दिया है कि इजराइल क्या करे आगे। तो ऐसी जब डिबेट इंटेलेक्चुअल, भाई देखिए ये सब जो डिबेट्स चलती हैं यही सब पॉलिटिक्स में ट्रांसलेट होती हैं। और जब हिब्रू अखबार, जैसे अंग्रेजी अखबार हारेट्स उनका ज़ायनिज्म का सबसे लिबरल माउथपीस है, उधर जो है येरोत एहरोनॉत हैं, मारिव हैं, बहुत सारे वल्ला वेब, इस तरह के जो हिब्रू में वेबसाइट्स हैं वो भी एक तरह से मतलब रिलीजियस ज़ायनिज्म वगैरह को, कंजर्वेटिव ज़ायनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। वो भी यही बात, रोज एनालिसिस आ रही है। खासतौर पे उनकी चिंता सेना को लेके है कि सेना अगर टूट गई तो इजराइल को यूनिफाई कौन करेगा। जैसे किसी ने एग्जाम्पल भी दे दिया कि जैसे पाकिस्तान में अगर सेना टूट गई तो क्या होगा, तो कहां से वो, वही तो एक इंस्टीट्यूशन है वहां। इजराइल में वो स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन फिर भी लोगों ने बहस करनी शुरू कर दी है कि अगर आर्मी टूट गई, अगर इस तरीके से हो गया तो देश टूट जाएगा। तो ये सब बड़े फ्रेजाइल नेशन है ना, ये कोई संस्थाबद्ध, बहुत सारे मतलब बहुत संस्थाबद्ध नेशन नहीं है। कुछ व्यक्तियों और उनके भी समझौते से ये पूरे देश चलते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, इजराइल हो। और इजराइल में वो समझौता टूट रहा है, जो लिबरल और जो रिलीजियस कंजर्वेटिव में जो समझौता हुआ था 1948 के बाद बेन गुरियन ने जो करवाया था, वो समझौता टूट रहा है। और वो इसी बात पे टूट गया कि आईडीएफ में हरेदी, उन्होंने कहा कि जो हरेदी जो रिलीजियस जायनिस्ट हैं वो अड़े हुए हैं कि हरेदी जो है वो आर्मी में सर्व नहीं करेंगे, और जो बाकी सैनिक कह रहे हैं कि क्यों नहीं सर्व करेंगे, हम ही लोग हैं क्या कि जो कि जाके हमास के आगे जान दें, क्योंकि हमास इतने बुरी तरह से मार रहा है, वो इजरायली सोल्जर्स को उठा ले रहा है, पता ही नहीं चल रहा। 12 घंटे अभी जो घटना घटी थी एक हफ्ता पहले, इसमें 12 घंटे इजरायली सोल्जर्स गायब थे, 4 इजरायली सोल्जर्स। अब इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं, हमास ने स्ट्रेटजी बदल दी। अब वो 20-20 लोगों के ग्रुप में अटैक कर रहा है, एक रेगुलर आर्मी की तरह, ऑलमोस्ट एक छोटी, मतलब केवल गुरिल्ला टैक्टिक्स केवल नहीं यूज कर रहा, वो 20 मतलब प्लेटून हो गया, एक बड़ा प्लेटून। तो प्लेटून की संख्या में वो हमला कर रहा है, और हमला करके वो कोशिश कर रहा है इजरायली सोल्जर्स को उठा ले। तो ये जो पूरी एक सिचुएशन है, इससे भी आईडीएफ बहुत घबराया हुआ है, इसीलिए गाजा सिटी इन्वेजन हो ही नहीं रहा है। और अभी जो लेटेस्ट नेतन्याहू ने शुरू किया टावर्स उड़ाना, आपने सुना होगा, टावर्स उड़ाना, कि वो मश्ता टावर उड़ा दिया, अल सौसी उड़ा दिया, आज एक और किया है। वो टावर ये उड़ा रहे हैं वो रोबो से, ये अनमैन्ड रोबोज हैं, वो जाते हैं और वो उनसे उड़ते हैं, या फिर वो जो अनमैन्ड एपीसीज हैं, जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, अनमैन्ड है वो, उनमें कोई है नहीं, वो जाके वहां पर ब्लास्ट करते हैं वो। और जैसे पूरा नीचे वो खड़ी रहती हैं जीप्स, और वो रिमोट से उसको डेटोनेट करते हैं। तो कोई जब जा ही नहीं रहा है, जो हवाई हमले भी उस तरह से बंद हो, लगभग बंद है, क्योंकि वहां पायलट्स का भी रिवोल्ट हो गया है, पायलट्स ने भी रिफ्यूज कर दिया। थोड़े बहुत हो रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन दे आर रिलाइंग बेसिकली ऑन रिमोट डेटोनेशन नाउ। अब रिमोट डेटोनेशन से तुम गाजा को कैसे पूरा डेटोनेट कर दो? 51,000 बिल्डिंग्स हैं, तुम उनको डेटोनेट कैसे करोगे अभी भी जो खड़ी हैं? तो ये तो पूरा यानी ना तो फौज लड़ना चाहती है, ना पायलट जो है वो हमलों में शामिल होना चाहते। उन्हें खुद ये खतरा है कि हम दूसरे देशों में जाएंगे तो कानूनी हमारे साथ मुश्किलें आ सकती हैं। और खुद इजरायली फौज का सरबराह जो है वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू को एक मिनट का, उसका जो सरबराह जो है, याद जब जो खुद नेतन्याहू ने अपॉइंट किया था, वो ये कह रहा है कि ये नेतन्याहू तो पीछे हट जाएगा। कल को अगर वॉर क्राइम्स के लिए अगर हम ही को उठा लिया, तो आईडीएफ के चीफ को ही उठा लिया कि जिससे तो ये तो पीछे हट जाएगा, ये कहेगा मैं कमांडर इन चीफ नहीं हूं। ये तो ये और ठीकरा फोड़ेगा इस पे। इजराइल में ये संभव है, क्योंकि वहां की सिचुएशन ऐसी है, वहां की लीगल, इंडिया में जैसे प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ होता है, वहां पर
प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, कोई नहीं है वहां पर, कैबिनेट अप्रूव करता है सब कुछ। आईडीएफ के चीफ पे आएगा, वो कहेगा हम ही को उठा के ले गए तब, और हेग में हमको ट्राई किया है। तो हाँ, क्या तो ये क्या यानी होगा? अब डर लगने लगा है कि हम पर कार्रवाई हो सकती है। और बहुत शुरू में देखिए, आपने कहा कि खुद इजरायली मीडिया कह रहा है कि नेतन्याहू ने उसको सीज कर रखा है, या खुद नेतन्याहू उसमें गिर गए हैं गाजा में। तो एक तरह से दलदल हो गई जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। आयतुल्लाह खामेनाई ने बिल्कुल शुरू में यह बात कही थी कि गाजा एक दलदल साबित होगी जिससे इजराइल का निकलना मुश्किल हो जाएगा। आयतुल्लाह खामेनाई तमाम मुस्लिम मुल्कों से, खासतौर पर एक बार फिर उन्होंने कल कहा है सरकार के लोगों से, प्रेसिडेंट के साथ, कैबिनेट के मेंबर्स के साथ तेहरान में जो मीटिंग हुई है उसमें फिर कहा है कि तमाम मुस्लिम मुल्कों को चाहिए कि इजराइल से दूरी बनाएं, जो ताल्लुकात हैं उन्हें खत्म करें और पाबंदियां लगाएं, क्योंकि ये जुल्म मुसलसल बढ़ रहा है, इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, जो ये मुल्क नॉर्मलाइजेशन की कोशिशों में लगे हुए थे और अब तक भी इजराइल की मदद कर रहे हैं, और मिस्र का आपने जिक्र किया, मिस्र पर इल्जाम लगा दिया 2 दिन पहले नेतन्याहू ने कि साहब ये रफा बॉर्डर नहीं खोलते, मैं अगर वहां से भेजूंगा भी तो वो नहीं जाने देते फिलिस्तीनियों को। तो ऐसी जो सूरत हाल है बहुत ही गैर यकीनी, इसमें से अब इजराइल कैसे निकल सकता है? मिसाल के तौर पर कौन सा ऐसा फॉर्मूला हो सकता है अब कि इजराइल गाजा से बाहर निकल जाए, अगर वो इरादा भी करे कि वो तमाम फौजियों को वापस बुला ले और जो कुछ हमास की शर्तें हैं, तो वो तो फिर फिलिस्तीन कॉज वहीं जाकर के खड़ा होगा जो जिससे ये बचना चाहते हैं अभी तक। क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? नहीं, होगा वही कि अगर देखिए नेतन्याहू को सीज फायर कराना होगा, वो ट्रंप के प्रेशर में कराए चाहे जिसके प्रेशर में कराए, और हमास भी फ्लेक्सिबल हो गया। हमास ने कहा है जैसा भी हो, हम चाहे टेम्पररी सीज फायर हो चाहे परमानेंट सीज फायर हो, दोनों के लिए हम तैयार हैं। और दोनों सिनारियों के उसने अपनी जो तस्वीर है वो पेश कर दी है कि हम क्या चाहते हैं कि इजरायली सेना कितने पीछे जाए, अगर विड्रॉ ना करे तो वो कितने, क्योंकि हमास को भी ये चिंता है कि भाई हम इमीडिएट रिलीफ अपनी जनता को कैसे पहुंचाएं। तो हमास इस पे इंसिस्ट कर रहा है कि जो रेगुलर एड है वो आती रहे, क्योंकि देखिए मुझे लग रहा है कि हमास की व्यूह रचना ऐसी है कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। ऑलरेडी वो उसको कोई उसका बाल बाका नहीं हो पा रहा है। और जो इजराइल की मीडिया की रिपोर्ट है कि 7 अक्टूबर के बाद 40,000 फाइटर्स थे, फिर मान लीजिए इजराइल ने उसमें से 25,000 मार दिए। हालांकि वो सब एक स्पेकुलेशन है, लेकिन उनके हिसाब से 20-25 हजार मार दिए। फिर 19 जनवरी की संधि के बाद फिर से हमास जो है मजबूत हो गया और उसने 40,000 फिर से फाइटर एनरोल कर दिए। और जो जो लोग वहां पर सिविलियंस मारे जा रहे हैं, उनके जो लड़के हैं जो बच जाते हैं वो सीधे हमास के पास जाते हैं। तो ऐसे तो हमास कभी खत्म होगा नहीं, और हमास खत्म नहीं होगा ये बात अब सब लोग कह रहे हैं। आईडीएफ के AR जमीर ने कह दिया कि हम गुरिल्ला फोर्स को कैसे खत्म करें, ये तो असंभव है, कभी किसी ने किया ही नहीं है दुनिया में। और सही बात है, दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल ही नहीं है। तुमने सिविलियन पॉपुलेशन को भी मारा है, लेकिन और एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन उसमें गुरिल्ला वॉरफेयर खत्म नहीं होती। गुरिल्ला वॉरफेयर का नेचर ही होता है कि वो खत्म ना हो। तो ये जो देखिए पूरी बात है, इसको लेके इजराइल अब फंस गया है, अब वो निकल नहीं सकता। मतलब इन द सेंस कि निकलेगा तो नेतन्याहू को सैक्रिफाइस, Netanyahu will have to sacrifice himself, or someone will take the initiative to sacrifice Netanyahu. Because एक तो कहीं ना कहीं जब तक कोई ये नेतन्याहू सैक्रिफाइस नहीं होता है, तब तक इजराइल को कोई राहत नहीं मिलने वाली है, पूरे विश्व स्तर पे कोई राहत नहीं मिलने वाली। और ये बात अच्छी तरह वहां लोग समझ रहे हैं, इसीलिए वो वैकल्पिक सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू को हटाया जाए, फिर हमास के साथ डील की जाए। सब कुछ वही आ जाता है कि हमास के साथ हम डील करें। और ये देखिए ट्रम्प भी इस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, वो सीधे हमास का नाम ले रहे हैं। वो तो ये भी नहीं कह रहे हैं वो कि इजराइल की कोई ट्राईपार्टाइट डील है। वो तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अमेरिका की सीधे हमास से डील हो। पहले भी इस तरह से एक कोशिश ट्रम्प ने की थी, फिर बीच में फिर नेतन्याहू ने विरोध किया तो वो पीछे हट गए, फिर उनसे कुछ कहा, वादा किया उनसे, वो वादा ऑब्वियसली पूरा नहीं हुआ। तो अब देखिए, अब ऐसी स्थिति में तो अगर शतरंज के हिसाब से देखा जाए तो इजराइल शय और मात की पूरी एक सिचुएशन बन गई है, वहां पर अब कुछ नहीं कर सकते लोग।
और अच्छा लेबनान में अच्छा, भी वही दूसरी स्थिति तरफ, बनेगी। अच्छा दूसरी तरफ वो जो लेबनान में हिजबुल्लाह को निहत्था करने की बात हो रही है, हथियार ले लिए जाए इनके, और वहां कोई बात सीधी बनती नहीं, हिजबुल्लाह उसके लिए तैयार नहीं है, और वहां की ग्राउंड सिचुएशन ऐसे नहीं है कि वो हिजबुल्लाह किसी भी तरह से हथियार छोड़े, वो खुल करके साफ कह चुके। लेबनान के प्रेसिडेंट ने अमेरिका से कहना शुरू किया कि इजराइल पर दबाव डाले कि वो लेबनान के इलाकों को खाली करे। तो अब क्या लगता है कि लेबनान की हुकूमत अब समझ गई है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, और हिजबुल्लाह को निहत्था नहीं किया जा सकता, अमल मूवमेंट को निहत्था नहीं किया जा सकता। तो ये तो फिर वापस घूम करके बैक टू क्रॉस, वही वही वो जो कहते हैं वापस स्क्वायर वन पर आने की बात आ गई है। तो वहां भी क्या कुछ कोई कामयाबी तो नहीं मिल रही? आपको क्या लगता है क्या होगा? नहीं नहीं, वहां तो और भी मजेदार हो रहा है। वहां तो जो क्रिश्चियन मैरोनाइट प्रेसिडेंट है, हाँ। जोसेफ हाउन, और आपको याद होगा कि क्रिश्चियन मैरोनाइट्स जब लेबनान में सिविल वॉर हुई थी 1975 के बाद, और पीएलओ के ही मुद्दे पे हुई थी, फिलिस्तीनी मुद्दे पे, तो उसमें जो क्रिश्चियन मैरोनाइट्स थे, उनके फासिस्ट ग्रुप्स ने फिलिस्तीनियों के बड़े बड़े कत्लेआम किए थे इजरायली सेना के नजर के नीचे। और इजराइल इजराइल का बेरूत पे और लेबनान के बड़े हिस्से पे 18 साल कब्जा रहा, 1982 से सन 2000 तक। अब वो क्रिश्चियन मैरोनाइट प्रेसिडेंट जो है, जो कि सेना का भी चीफ रह चुका है सब कुछ, वो हिजबुल्लाह के साथ दिखाई पड़ा है। जो प्राइम मिनिस्टर है सुन्नी, नवाब सलाम, वो अमेरिका की लाइन बोल रहा है। और जो स्पीकर है, जो स्पीकर शिया है, वो तो ऑब्वियसली वो तो हिजबुल्लाह के साथ है। तो अभी वहां पर जो सेना, क्योंकि देखिए वहां की सेना भी 30% में बटी हुई लगभग, बल्कि शियाओं की संख्या ज्यादा है सुन्नियों से और मैरोनाइट से। तो वहां की सेना, फिर वहां के एमपी, क्योंकि हिजबुल्लाह की सरकार है वहां, तो वहां के कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हिजबुल्लाह के हैं वो लगातार बोल रहे हैं। तो वो पूरा जो था नवाब सलाम को, सुन्नी जो प्राइम मिनिस्टर है, उसको केंद्रित करके कुछ कराना है। लेकिन वहां प्राइम मिनिस्टर के पास वो ताकत नहीं है लेबनान में। ये इट्स मोर ऑफ इट्स लाइक अ सेरेमोनियल पोस्ट। असली ताकत वहां अभी भी प्रेसिडेंट और स्पीकर के पास है, क्योंकि पार्लियामेंट वहां की एक अलग तरह का स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का। जी। तो ये जो है कि लेबनान में भी जो पूरा, जो इन्होंने सारे अपने अंडे एक बास्केट में डाल दिए थे नवाब सलाम की कोई पोजीशन ही नहीं वहां। सुन्नी एज अ पॉलिटिकल फोर्स लेबनान में कभी रही नहीं है। तो वो एक देख, अच्छा उधर से जो उनको उम्मीद थी कि सीरिया से जोलानी मदद करेगा और हिजबुल्लाह के खिलाफ कुछ करेगा, जोलानी इस स्थिति में नहीं। जोलानी वहां पर अनट्रैप्ड है। वहां पर इजराइल एक तरफ साउथ सीरिया के एक हिस्से पे कब्जा किए हुए, उधर ड्रूज का जो इशू आ गया है, ड्रूज में इजराइल इजराइल ने अपने प्रो ड्रूज मिलिशियाज डेवलप कर लिए हैं। फिर एक ड्रूज का हिस्सा है जो एंटी इजराइल है। फिर सीरिया का रेजिस्टेंस है, जो कि हमास और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद ईरान की मदद से बिल्ड कर रहे हैं उसी एरिया में, दमस्कस के चारों तरफ। फिर इजराइल डेविड्स कॉरिडोर चाहता है। तो इजराइल, अब डेविड्स कॉरिडोर अगर इजराइल चाहता है कि जो कुनेत्रा को और जो कुर्दिश इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट, उसको लिंक करे, तो फिर टर्की उसमें विरोध कर रहा है। तो हर तरह से अल शरा वाला जो मूव है वो भी फंस गया है पॉलिटिकली। अल शरा इनिशिएटिव नहीं ले सकता है कोई लेबनान के सवाल पे, कोई लेबनान पे वो हमला कर दे, या बताओ। अब तो ये मजाक की बात हो गई है। पहले ये बात कही जाती थी कि अल शरा जो है ये लेकिन अब वो अपने नवाब सलाम के पक्ष में बयान देने से मना कर दिया। उसने कहा कि हमको मरना है क्या, कि मतलब ये इसमें लेबनान की स्थिति में हम क्यों फंसे। तो अभी देखिए जो ईरान की जो डिप्लोमेसी है वो काम आई है। और जिस तरीके से लारिजानी गए लेबनान, और उसके बाद और भी ईरान ने जो पूरी एक मैनूवरिंग की है, ईरान ने एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये की कि देखिए खामनेई साहब मुस्लिम यूनिटी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात जानते, वो करना भी जरूरी है क्योंकि आइडियोलॉजिकली वो सही लगता है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि उसमें जो सुन्नी फोर्सेस बहुत सारी मिडिल ईस्ट की हैं, वो मदखली वगैरह के आइडिया से प्रभावित है। और मदखली वो उलेमा है जिसने 1990s में वो फतवा दिया था कि अगर तुम्हारा हुक्मरान जितना भी जालिम है, ये भी है, बस नमाज कायम रखे, अगर वो रेपिस्ट भी है, सब है, उसको मानना जरूरी है। और रबी मदखली, तो वो मदखली को लेके हमास ने भी हमले किए हैं।
कि मदखली और सलाफी जो विचारधारा है, इसको लेके वहाबी विचारधारा, इसको लेके हमास ने भी, ये सब अलग अलग भी हैं लेकिन एक ब्रॉडली इनमें सिमिलैरिटी। तो अभी देखिए क्या है कि वहां पर सुन्नी डिमोरलाइज्ड है, डिवाइडेड है, और उसमें ईरान ने ये ध्यान में रखा है कि जो नॉन सुन्नी और भी माइनॉरिटीज हैं, जैसे ड्रूज हैं, जैसे मैरोनाइट क्रिश्चियंस हैं, अलावाइट्स हैं, इन सबके साथ भी उस सीरिया लेबनान पूरे रीजन में एक इंडिपेंडेंट रिश्ते ईरान ने बना लिए हैं, और वो ईरान एक तरह से उसको, उन रिश्तों को गाइड कर रहा है। रशिया पे भी निर्भर नहीं रह रहा है, क्योंकि रशिया भी देखिए वहां पर सीरिया में वो एक अपने बेसिस वगैरह तक सीमित है। रशिया कोई पॉलिटिकल रोल प्ले नहीं कर रहा है सीरिया में, उसने एक तरह से ईरान को पूरा दे दिया है कि ईरान अपना संभाले। तो ये पूरी जो एक स्थिति है, ये देखिए एक मेरे ख्याल से कि हर फ्रंट पे, सीरिया, लेबनान, गाजा, वेस्ट बैंक में भी जो ये लोग कह रहे हैं सॉवरेंटी हमने डिक्लेयर कर दी, सॉवरेंटी डिक्लेयर करने का कोई मतलब नहीं है। एनेक्सेशन की बात कर रहे हैं तो एनेक्सेशन करो, तो एनेक्सेशन का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एनेक्सेशन का मतलब ये होगा कि आप जो 30 लाख फिलिस्तीनी जनता है उनके लिए आप जिम्मेदार हो जाएंगे। फिर वही बात आ जाती है कि उसके लिए कौन कौन जिम्मेदारी लेगा। वहां इंतिफादा वगैरह हो गया, जो कि अभी लग रहा है वहां रोज सिख, मतलब जो रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया है वेस्ट बैंक में, और रेजिस्टेंस ये वो वाला नहीं है हमास वाला, ये इंतिफादा वाला है, जहां जनता सड़क पे आके और वहां पर सीधे मोलोटोव कॉकटेल से, कई बार गन से, कई बार इससे सेटलर्स से लड़ रही है, आईडीएफ से लड़ रही है। रोज 44 घटनाएं, 64 घटनाएं, इस तरह की घटनाएं हो रही है। और उसमें देखिए अभी इन लोगों ने हिब्रोन में कोशिश की कि हिब्रोन में जो कुछ दलाल हैं उनको अपनी तरफ कर ले, और हिब्रोन को वेस्ट बैंक से अलग करके हिब्रोन की एमिरात डिक्लेयर कर दे यूएई के तर्ज पे, और उसको इजराइल से जोड़ ले। लेकिन वो फेल हो गया, क्योंकि हिब्रोन के जो क्लैंस और ट्राइब्स हैं उन्होंने मना कर दिया कि इस तरह की कोई भी चीज हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब ये स्थिति है। अब आप देखिए गाजा में भी जो पूरी कोशिश चली थी वो अल शबाब गैंग को खड़ा करने की, आईसिस टाइप फोर्सेस को, वो फेल हो गए। आज कोई सुनता नहीं उसका, आज तो कोई नाम लेवा अल शबाब का नहीं है। अभी कल खबर आई है कि अल शबाब के जो बचे खुचे 7-8 एजेंट हैं उनको हमास ने पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया है गाजा में। तो अब ये देखिए मामला खत्म है। मतलब हमें तो नहीं दिख रहा कि यहां से उधर इजिप्ट का बिल्डअप इंटरेस्टिंग है। इजिप्ट के साथ भाई एक ही इनके पास ऑप्शन है। यमन के इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मारा, लेकिन ये यही नहीं समझ पाए कि यमन के प्राइम मिनिस्टर का रोल वहां सेरेमोनियल होता है, और वो कोई खास उनके पास कुछ, तो वो बिल्कुल बेकार हो गया, वो पूरा मूवी बेकार हो गया। फिर मोसाद के लोग जो यमन में घुसे थे वो यमन ने गिरफ्तार कर लिया। और एक बात और इसराइल ने कही, इधर इसराइल ने कहा कि एक्चुअली यमन फ्रंट पे हमें समस्या ये है कि हमारी स्टडी नहीं है, क्योंकि हमने सोचा था कि ईरान जो है वो यमन को खड़ा कर रहा है सऊदी अरेबिया को तंग करने के लिए, लेकिन इसराइल को वो पलट के मारेगा और इतने लंबे समय तक मारता रहेगा, उसके हिसाब से हमने तैयारी नहीं की है। तो थोड़ी बहुत जो मोसाद की तैयारी होती है उसने की, प्राइम मिनिस्टर को किया, लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं वहां पर उनको वो छू नहीं पाया। तो अब ये जो पूरी, अच्छा, और यमन ने खुला युद्ध डिक्लेयर कर दिया है, इजरायली शिप्स को जाने नहीं दे रहे हैं, एयरपोर्ट्स डिसेबल कर रहे हैं। तो कौन सा ऐसा फ्रंट है जिसमें इजराइल कुछ कर पा रहा है? इसमें वही है कि अब या तो वो ईरान से फिर से वॉर करे या इजिप्ट से वॉर करे, यही दो संभावनाएं दिखाई पड़ रही है, या इराक से कुछ करे। तो ये एक, और ये अगर अभी नेतन्याहू करेगा तो उसको तो पिछली बार वाला जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला था वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी नहीं मिला। देश तैयार नहीं है। अच्छा, इसमें नेतन्याहू का पूरी तरह से एक तरह से कैरियर खत्म होता हुआ, हुकूमत गिरती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ ट्रंप की भी तो पोजीशन खराब होगी, क्योंकि ट्रंप ही मुसलसल मदद करता हुआ कत्लेआम कराया गाजा में, वो कहां टिक पाएंगे? इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरे इलाके में अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसे इस तरह से समझा जाए? हाँ बिल्कुल, नाकाम तो हो ही गए। हाँ, ट्रंप ने तो ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो नाकाम हो गया, क्योंकि वो ऐसे बयान क्यों देता वो, क्योंकि अभी तक 15-20 दिन पहले वो ये बयान दे रहा था कि अब तो गाजा हल हो जाएगा, नेतन्याहू हल कर देगा। अब वो कह रहा है कि नहीं, हमास के साथ हम सीधे बातचीत कर रहे हैं।
अभी उसने कल फिर हमास को एक लास्ट वार्निंग दी। अब कितनी लास्ट वार्निंग, ये तो ट्रम्प लास्ट वार्निंग हमास को तब से दे रहा है जब से वो जीत के आया है 5 नवंबर से 2024 से, तो इसका कोई मतलब नहीं। अभी देखिए वहां पर सिचुएशन, अच्छा सऊदी अरेबिया बिल्कुल पीछे हो गया, बोल भी नहीं रहा है कुछ, ना इधर ना उधर, तो वो अपने को नहीं चाहता इस पचड़े में पड़ना। तो सीधी बात है कि वहां पर ईरान जो है उसकी जो पॉलिटिकल विक्ट्री है और ग्राउंड पे हमास हिजबुल्लाह की विक्ट्री है, बिल्कुल यही दिखाई यकीन। पड़ रहा है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि इतनी गहराई से मालूमात और पूरे सारे फ्रंट्स को जिस तरह से सादा लफ्जों में आप तक पहुंचाया है, ये और बिल्कुल अप टू डेट आज की इसी वक्त तक की खबरें आप तक पहुंच रही हैं। आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।